गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। राजकोट में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मौत का सौदागर वाले बयान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हर चुनाव में मेरे लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी मौत का सौदागर से लेकर कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के परिसर में 1300 करोड़ रुपए लागत की स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। एकनाथ शिंदे को भी चुनाव आयोग से नया सिंबल मिल गया। आयोग ने शिंदे गुट को ढाल के साथ 2 तलवार वाला चुनाव चिन्ह दिया है। इस सिंबल के साथ शिंदे गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। आयोग ने सोमवार को शिंदे गुट की पार्टी का नाम भी तय कर दिया है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर जोरदार हमला किया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा, बाला साहेब तो देश में बहुत सारे हैं, पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक ही है जो सबको जोड़ता है। आदित्य ने कहा कि शिवसेना के 40 गद्दार हमसे हमारा नाम और हिंदुत्व की पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में छपरा के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की। जेपी के पितृक गांव में अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जेपी ने सत्ता का कभी मोह नहीं किया, लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पैतृक गांव सेफई में अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। नेताजी को आखिरी विदाई देने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी मौजूद थे। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सेफई पहुंचे थे। बेहद करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मां जया के साथ पहुंचे। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी नेताजी के अंतिम दर्शन किए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ विधायक की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मणिक भट्टाचार्य को चप्पलें दिखाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के भी नारे लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ, अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षक बोर्ड के अध्यक्ष थे। मणिक भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनके समर्थक पहाड़गंज थाने के बाहर मौजूद रहे। पूछताछ के बाद उन्होंने दबी जुबान में आम आदमी पार्टी से अलग थलग किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम पर विजयदशमी के दिन बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर रविवार को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। सीजीआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को अपनी चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजीआई थे। पिता के रिटायर होने के बाद 37 साल बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी उसी पद पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने छापेमारी की। इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर पर भी छापा मारा, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन पर पहले आयकर विभाग की रेड पड़ चुकी है। जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू, महासमुंद में अग्नि चंद्रकर, सूर्यकांत तिवारी,
आईएएस जेपी मौर्य के रायपुर स्थित आवास पर छापा मारा। अफसरों और कारोबारियों पर छापेमारी के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इनका आना जाना और बढ़ेगा। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। G7 की बैठक से पहले रूस ने यूक्रेन पर जमकर बमबारी की। यूक्रेन की मीडिया ने कई शहरों में धमाके का दावा किया। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने अपने नागरिकों को बिजली का इस्तेमाल कम से कम करने की नसीहत दी है। इस बीच सोमवार को रूसी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद से बौखलाए रूस ने एक बार फिर धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका के एंटी मिसाइल सिस्टम जंग को लंबा और यूक्रेन के लिए ज्यादा खतरनाक बनाएंगे। आज अपने शो की शुरुआत दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीर से करते हैं। इसे कुछ लोग वर्ष की सबसे शक्तिशाली तस्वीर भी कह सकते हैं और ये तस्वीर उज्जैन के महाकाल लोक की है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को ही लोकार्पण किया है। लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर में पूजा अर्चना की, लेकिन पूजा करते हुए मोदी की यह तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी अपनी धार्मिक आस्था और मान्यताओं को छुपाया नहीं। वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म में उनकी श्रद्धा का वो सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। इस बात को जाहिर करने में उन्हें कभी भी कोई हिचक नहीं होती। उन्हें यह डर नहीं है कि इससे उनकी छवि को कोई नुकसान होगा या लोग उन्हें धर्मनिरपेक्ष मानना बंद कर देंगे। मोदी से पहले हमारे देश के ज्यादातर प्रधानमंत्रियों को यह डर रहता था कि हिंदू मंदिरों में खुलेआम पूजा अर्चना करते हुए अगर उनकी तस्वीरें आ गईं तो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को ठेस पहुंचेगी। तो आज जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं मोदी की, ये बड़ी खास है, याद रहने वाली तस्वीर है। ओम स्वस्ति वाचनम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् देवेशं नकाराय नमो नमः। वर्ष 1951 में जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उसका उद्घाटन हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी नाराजगी जताई थी और उन्होंने खुद को भी इससे पूरी तरह अलग ही रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज उज्जैन के महाकाल लोक में बाकायदा पूजा अर्चना की और शिवलिंग के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठकर माला का जप किया। रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में थी, उनके गले में थी। बाद में उन्होंने आरती की, मंत्रोच्चारण किया और मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ हिंदुओं को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के केंद्रों को नए तरीके से, शानदार तरीके से विकसित किया जाएगा। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने उन विरोधियों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना निशाना साधा जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। संभवाय मायो भवाय मायो भवाय संभवाय संभवाय मायो भवाय शंकराय शंकराय मायो भवाय संभवाय संभवाय मायो अब आपको महाकाल लोक की सबसे बड़ी खासियत क्या है ये बताते हैं। महाकाल मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्ष 1235 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। 550 वर्ष बाद मराठा योद्धा राणोजी राव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब महाकाल लोक के जरिए इस मंदिर को एक नया आधुनिक लुक दिया गया है।
इसे ऐसा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि धरती पर देवलोक जैसा आपको आभास हो। महाकाल लोक में करीब 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे, 2 लाख। और यहां देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया जा रहा है जहां पूरी रात लोग भ्रमण कर सकेंगे। महाकाल लोक की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि यहां घूमने के लिए आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। यहां लगी मूर्तियां खुद अपनी कहानी आपको सुनाएंगी। परिसर में लगाई गई हर प्रतिमा के सामने एक बारकोड लगाया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही चुनी हुई भाषा में सारी जानकारियां आपके मोबाइल फोन पर आ जाएंगी। महाकाल लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं को अंकित किया गया है और पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं जिनमें शिव की महिमाओं का दर्शन कराया गया है। और महाकाल लोक का 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार भी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया और वहां पर क्या कहा, आप वो सुनिए। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। अतीत में हमने देखा है प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए। हमारे ऋषियों ने कहा है, महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। अभी इस मंदिर का पहले चरण का काम पूरा हुआ है और दूसरे चरण का काम वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 856 करोड़ की लागत आएगी और इससे उज्जैन को एक नई पहचान मिलेगी। अब हम आपको इस महाकाल कॉरिडोर का 4 मिनट का एक दिव्य दर्शन कराएंगे। इस दर्शन से आप बिना कॉरिडोर जाए, बिना वहां पर उपस्थित हुए इस परिसर के चप्पे चप्पे से परिचित हो जाएंगे। इसलिए घर बैठे आज महाकाल के दर्शन कीजिए। आकाश में जहां एक तरफ तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है, तो वहीं पृथ्वी पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। महाकाल कॉरिडोर के जरिए जब श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहला जो उनका पड़ाव होगा वो होगा ये भव्य नंदी द्वार। बंसी पहाड़पुर एक इलाका पड़ता है राजस्थान में। ये तमाम पत्थर वहां से मंगवाए गए हैं और इस पे अगर आप देखें तो ये खूबसूरत जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं ये उड़ीसा और राजस्थान के कारीगरों ने मिलकर काम किया है। पूरी कॉरिडोर में जब आप चलना शुरू करेंगे तो हर खंभों पे चारों दिशाओं में जो भगवान शिव के तांडव नृत्य के आनंद नृत्य है, जो तांडव स्वरूप में उनकी मुद्राएं 108 अलग अलग मुद्राएं जो है वो इन खंभों में उकेरी गई हैं। आप देख सकते हैं भगवान शिव जो कि ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पर इसी कमल कुंड के बीचों बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ा फव्वारा यहाँ पे लगा है। रात के समय जब ये वाटर फाउंटेन शुरू होगा तो यहाँ पे रंग बिरंगे रोशनियां रहेंगी। 3.5 साल पहले लगभग 2019 में ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट को जब मैंने हाथ में लिया था तो मेन कंसर्न था सिर्फ कि क्राउड को किस तरह से मैनेज करना है और लोगों का एक्सपीरियंस सुधारना है। तो एक्सपीरियंस सुधारने के लिए बस दुकानों को सेग्रीगेट करना एक सॉल्यूशन नहीं था। तो हमने इस चीज में सोचा कि भगवान शिव पर आधारित जितनी कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों में कही जाती हैं, वो उन सब कथाओं को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए। डिस्प्ले करने के लिए जो हमारा माध्यम रहा है वो रहा है स्कल्पचर और म्यूरल। ये जो दीवार है ये इस कॉरिडोर के शुरू होने से लेकर अंत तक आपको दिख जाएगी। ये कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दीवार यहाँ से होकर के जा रही है और यहाँ पे लोग लंबे समय तक बैठ भी सके उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि बैठ करके वो यहाँ पे
थोड़ी सी थकान को दूर कर सकेंगे। शिव स्तंभ जो है ये भगवान भोलेनाथ की जो पसंदीदा चीजें हैं, यानी भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, उनके हाथ में डमरू, उसे दर्शाते हुए उनकी अलग अलग मुद्राओं को, यानी भगवान अगर नृत्य मुद्रा में है, नटराज जो उनका स्वरूप है, तो उसके साथ उस धनु जो उनका डमरू है उसे उकेरा गया है। इस शिव स्तंभ की सबसे ऊपर भगवान शिव के पंचमुखी अवतार को दिखाया गया है, यानी 5 मुखौटे वाले उनका जो तस्वीर, जो दृश्य है, स्वरूप है, उसे इस शिव स्तंभ के सबसे ऊपरी हिस्से में उकेरा गया है। सप्त ऋषि इस शिव स्तंभ के चारों तरफ आपको दिख जाएंगे। हर सप्त ऋषि की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे 4 म्यूरल्स हैं, यानी उनसे जुड़ी हुई कहानियों को म्यूरल्स के जरिए, भित्ति चित्रों के जरिए इन पत्थरों पर उकेरा गया है। तो हर प्रतिमा के नीचे, हर मूर्ति के नीचे एक बारकोड लगाया जाएगा और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव से जुड़ी हुई कहानियां, यानी उस जो संबंधित मूर्ति है उससे जुड़ी हुई कहानियों को वो पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। ये महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित रुद्र सागर है। रुद्र सागर को अगर आप देखें तो पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्जीवित करते हुए अब इसे एक बेहद साफ सुथरी झील का रूप दे दिया गया है, जो कि इस महाकाल कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा होने जा रहा है। 45 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका होगा। इस पूरे कॉरिडोर का 600 सीसीटीवी कैमरे इस पूरी कॉरिडोर में लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे। ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें इस दौर में भारत की पुरातन विरासत को सहेजने और उनके पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से हुआ है। नरेंद्र मोदी शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों के पुनर्निर्माण के जरिए विकास और रोजगार के महत्व को अच्छी तरह से समझा है। और इस सरकार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, गंगा के घाटों का रिनोवेशन हुआ, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। इसी तरह 4 धाम प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 4 धाम प्रोजेक्ट करीब 889 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड के जरिए यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। राम मंदिर का काम शुरू पहले ही हो चुका है, जो 2024 तक पूरा होगा। इसके अलावा मोदी सरकार रामायण सर्किट की परियोजना पर भी काम कर रही है, जिसमें 9 राज्यों के 15 शहरों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। रामायण सर्किट का दायरा अयोध्या के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका तक बढ़ाने का प्लान है। इसके अलावा कई परियोजनाओं पर और भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्रों को अब एक के बाद एक विकसित किया जा रहा है। हिंदू श्रद्धालु इससे खुश हैं कि कोई प्रधानमंत्री सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर इतना चिंतित है। अब आज की एक गंभीर खबर, आपको चिंता में डालने वाली खबर, क्योंकि आज अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश के एक राज्य में हिंदू समुदाय की 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई, 20 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट की गई, 10 से ज्यादा हिंदू परिवारों को हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, और या अपने घरों में बंद होकर खुद को ताला लगाकर बंद करना पड़ा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आप में से बहुत सारे लोग तो शायद पहले ये सोचेंगे कि आखिर ये सब कहां हुआ, कैसे हुआ और आज के जमाने में क्या ये हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अक्टूबर को हिंदू समुदाय के खिलाफ जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस हिंसा का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ और शायद आपको भी अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन आज हम हिंदुओं के खिलाफ भड़की इस नफरती हिंसा का पूरा सच आपको बताएंगे, और यह सच आज हमारे देश के खास वर्ग को काफी चुभेगा। लेकिन हम बताना चाहते हैं ये देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी के बराबर अधिकार है, चाहे वो हिंदू नागरिक हो या किसी और धर्म का नागरिक हो। ये पूरी घटना 9 अक्टूबर की है, जब पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के लोग लक्ष्मी पूजा का त्यौहार मना रहे थे, जिसे वहां कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसी दिन नबी दिवस भी था, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलाद उन नबी के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि नबी दिवस पर ही
हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। यानी 9 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में 2 बड़े त्योहार, अलग अलग धर्मों के 2 बड़े त्योहार मनाए जा रहे थे। एक त्योहार हिंदुओं का था और दूसरा मुस्लिम समुदाय का था। लेकिन इसी दौरान कोलकाता के एक इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की उग्र भीड़ ने इस दौरान हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की। तस्वीरें आज आपके सामने हैं। यह घटना कोलकाता के जिस इलाके में हुई उसका नाम है मोमिनपुर। एक जमाने में इस इलाके में हिंदुओं की काफी अच्छी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि यहां 80% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं, जबकि हिंदू आबादी अब यहां पर अल्पसंख्यक बन गई है और हिंसा के दौरान इसका प्रभाव साफ देखने को मिला। हमारे जो पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं, जो कोलकाता के दर्शक हैं, वो इस बात को आज जो हम खबर दिखा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आरोपों के मुताबिक नबी दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के 300 से ज्यादा लोगों ने उस दिन एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और इस दौरान मयूरभंज नाम की एक गली में जहां हिंदुओं की दुकानें और मकान हैं, वहां सभी जगह इस्लामिक झंडे लगा दिए गए। हमारी टीम जब इन इलाकों में गई तो हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों ने हमें खुद बताया कि इस उग्र भीड़ में शामिल लोग ये कह रहे थे कि उनकी दुकानों और मकानों में से ये इस्लामिक झंडे हटाए गए तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। ये कह रहे थे कि इन झंडों को अब कोई हटा नहीं सकता। लेकिन उस दिन हिंदू समुदाय के लोग लक्ष्मी पूजा का त्योहार मना रहे थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पूजा से पहले ये इस्लामिक झंडे हटा दिए, जिसके बाद उग्र भीड़ वहां पहुंच गई और इन लोगों ने वहां कई दुकानों और मकानों को आग लगा दी। इसके अलावा हिंदुओं की दुकानों को चुन चुन कर खुलेआम लूटा गया और उनके घरों पर पत्थर बरसाए गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिंसा से कुछ मिनट पहले इस इलाके की बिजली काट दी गई ताकि उग्र भीड़ में शामिल लोग बिना किसी रोक टोक के पत्थरबाजी कर सकें, हिंसा कर सकें और उन्हें कोई पहचान भी ना पाए। सोचिए, सब कुछ किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ, बल्कि यह हिंसा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कलकत्ता हाई कोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर हुई और आरोप है कि बड़े सुनियोजित तरीके से वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। इसके सबूत क्या हैं? इसके सबूत हैं ये वीडियोस जो आज हम अपने साथ लेकर आए हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं जो लोगों ने अपने घरों के अंदर से इन वीडियोस को बनाया है, इन तस्वीरों को खींचा है और इसमें उग्र भीड़ पत्थरबाजी करती हुई और तोड़फोड़ करती हुई आपको साफ नजर आएगी। इस हिंसा के बाद से मोमिनपुर के इसी इलाके में धारा 144 लागू है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि यहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने अब यहां से भागना शुरू कर दिया, यानी पलायन शुरू कर दिया है। और यह गंभीर बात है क्योंकि इस इलाके से पहले ही बहुत सारे हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं और अब इस हिंसा के बाद जो थोड़े बहुत हिंदू परिवार यहां पर बचे थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए अब यहां से भाग रहे हैं। और ये परिवार डरे हुए क्यों हैं, उसे आप ये वीडियो जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर धार्मिक झंडे लहराए गए और आरोपों के मुताबिक हिंदू समुदाय के खिलाफ धार्मिक नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीर है पुलिस स्टेशन की। आज हमने कोलकाता के इसी इलाके से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को आज पूरे देश को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जगह जगह पर आगजनी के निशान और काफी सारे घरों पर यहाँ पर पथराव किए गए, वहां पर आगजनी किया गया, तोड़फोड़ का निशान हम सीधे देख सकते हैं। ये हम लोग अचानक हम लोग ऊपर हमला करने स्टार्ट हो गया। हम लोग ऊपर में फास्ट फूड का दुकान था, अचानक से वो लोग वो गली के अंदर घुसे और हम लोग अपने अंदर चले गए घर की तरफ अपनी महिला को बचाने के तरीके से। उसके बाद दुकान को उल्टा दिया गया, तोड़ देने के बाद पूरा जला दिया। हमारा जितना सिलेंडर वगैरह जितना सारा हमारा सामान था सारा लूट के लेके चला।
घंटा एकदम कंटिन्यूस, कोई पुलिस यहाँ पर नहीं है। सारा स्कीम से काम हुआ था, बिजली को काट दिया गया था। बिजली को काट देने के बाद उसके बाद रैली चालू हो गया। पुलिस यहाँ पर जरूर तैनात थी, लेकिन जब फिर से हिंसा फैली, तनाव फैला, उससे पहले पुलिस यहाँ से रवाना हो चुके थे। निकाला, मेरा बच्चा लोग को लेके निकाला, कल रात में ईटा चल रहा है। आप सामान लेके दादा क्या आप यहाँ से निकल रहे हैं? क्यों? क्या करेंगे, जुलूम हो रहा है, पीवी वालों से संसार है। कल कोई पुलिस 1.5 घंटा नहीं आया, मेरा माँ बहन इज्जत उठाया। कहाँ जाइएगा? क्या करें, कहीं जाएंगे किनारे में, नहीं इससे तो अच्छा रहेगा। क्या डर के मारे जा रहे? हम लोग सेफ्टी के लिए लगाए थे, यहीं से हमारा सब कुछ हो रहा था। ये सेफ्टी के लगाए, एक घेराबंदी, एक शील बनाई। जी जी। घर में हम लोग तो गेट बंद कर लगे, ईटा पत्थर चला रहा, सब झाड़ू देख हुआ, सब डिब्बी करके रखा। छोटा बच्चा गजी में देखिए 2 घंटा कम पुलिस कहा थी, पुलिस 2 घंटा पुलिस नहीं थी। पूरा देखिए, हम लोग क्लब है, बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई पूरा का पूरा नष्ट करके। लूट हुआ है सर, 4 घंटा पुलिस प्रशासन नहीं है यहाँ पर। 4 घंटा पूरा, हम लोग इतना डर में है सर कि कोई। अभी भी लोगों में थोड़ा तनाव है और लोग भय में हैं, भयभीत है, क्योंकि जिस तरीके से रैफ की तैनाती हो चुकी है, लेकिन लोग स्पष्ट कह रहे हैं जिस तरीके से नुकसान उन्हें पहुंचा है, इसके लिए वो जवाब मांग रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ये सब कुछ भारत में ही हो रहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस हिंसा के बारे में हमारे देश के ज्यादातर लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। अब आज तक पर आपने ये रिपोर्ट देखी है, अब पूरे देश को पता चल रहा है कि उस दिन, उस रात कोलकाता में क्या हुआ था। कुछ वर्षों पहले तक हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत बांग्लादेश में दिखाई देती थी, जहां मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू समुदाय के लोगों को और मंदिरों को निशाना बनाते थे। लेकिन अब ये सब कुछ बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 15 से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे इलाकों से हिंदुओं का पलायन बढ़ गया है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत के जिन 4 राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, उनमें असम, उत्तराखंड और केरल के बाद पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 10 साल में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी में 1.8% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में हिंदुओं की आबादी 1.9% तक कम हो गई है। भारत के जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है, उनमें पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के बाद छठे स्थान पर आता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी उस समय 9 करोड़ 13 लाख थी, जिनमें लगभग 70% यानी 6 करोड़ 40 लाख हिंदू थे और 27% आबादी यानी लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। लेकिन सोचिए, जब वर्ष 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी, तो 2011 से 2022 के बीच इन 10 वर्षों में इसमें कितनी जबरदस्त वृद्धि हुई होगी। हमारे देश का एक खास वर्ग आज भारत पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगाता है। ये बहुत आसान है लगाना, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दो देशों का हमारे देश के ही लोग बचाव करते हैं। जबकि कड़वा सच ये है कि जिस पश्चिम बंगाल में 1971 में 20% मुस्लिम आबादी रहती थी, वहां उनकी संख्या वर्ष 2011 में बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई। लेकिन जिस बांग्लादेश पर यह खास वर्ग चुप रहता है, वहां 1974 में 14% हिंदू आबादी रहती थी, जो 2011 में कम होकर सिर्फ 8% रह गई। यानी बांग्लादेश की जनसंख्या से हिंदू गायब होते चले गए, जबकि भारत के कई राज्यों में इसी दौरान मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती चली गई। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है और इस हिंसा की जांच कराने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से वहां लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे ये बीजेपी का एक एजेंडा भी हो। राजनीति में आजकल हमारे देश में कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है बीजेपी आरोप लगा रही हो, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो झूठ नहीं हो सकती।
जिस तरह से वहां पर कुछ परिवारों को वहां से भागना पड़ा, वो झूठ नहीं हो सकता। ये जो वीडियो आपने देखे, ये झूठ नहीं हो सकते। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी का जो कहना है वो जाहिर है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कह रही है, पार्टी कह रही है कि वो जांच कराएंगे और अगर कोई भी दोषी मिला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो पश्चिमी मीडिया है वो खास तौर पर कैसे भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। आपने देखा होगा हमारे देश में लोगों को पश्चिमी मीडिया पर बड़ा विश्वास रहता है, बड़ा भरोसा रहता है। पश्चिम की किसी बड़ी न्यूज मैगजीन में, किसी बड़े अखबार में कुछ छप जाए भारत के बारे में तो लोग उसी को सत्य समझ लेते हैं। वो समझते हैं यही पत्थर की लकीर है। और हमारे यहां पश्चिम में छपी खबरों को कई बार एक सर्टिफिकेट की तरह देखा जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है और कड़वा सच यह है कि पश्चिम के मीडिया में भारत को लेकर एक बहुत जबरदस्त एजेंडा चल रहा है। और आज हम अमेरिका के एक बहुत मशहूर अखबार जिसका नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी कवरेज को एक्सपोज करेंगे। पिछले कुछ समय से इस अखबार में लगातार ऐसी खबरें और लेख प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें भारत और भारत की सरकार के खिलाफ जबरदस्त नफरत होती है। लेकिन आज भारत सरकार के ही कई मंत्रियों ने इस अखबार के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी सरकार के केंद्रीय मंत्री दुनिया की किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ ट्विटर पर इस तरह लिखने लगे। इनमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस अखबार के भारत विरोधी एजेंडे को खतरनाक बताया है। और आज हमने इस अखबार में जो छपा है हाल के दिनों में, उसका आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण किया है जिससे आपको इस अखबार का असली चरित्र समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए जो इसी साल 24 जून को प्रकाशित हुआ था। इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो है इन रशियाज वॉर चाइना एंड इंडिया एमर्ज एज फाइनेंसर्स। हिंदी में इसका अर्थ हुआ रशिया जो इस समय युद्ध लड़ रहा है, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें चीन और भारत की भूमिका ऐसे देशों की है जो आर्थिक रूप से रशिया की मदद कर रहे हैं। यानी वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत इस युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है, भारत इस युद्ध का फाइनेंसर है। इसमें यह भी लिखा है कि पश्चिमी देशों ने जब रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो भारत और चीन जैसे देश उससे सस्ते दामों पर गैस और तेल खरीदने लगे, जिससे रशिया को पैसा मिलने लगा और उसका आर्थिक नुकसान कम हुआ। और कहीं ना कहीं भारत ने ऐसा करके इस युद्ध को फाइनेंस करने का काम किया है। यानी ये कह रहे हैं कि युद्ध तो हमारी वजह से ही हो रहा है और हम रशिया की मदद कर रहे हैं। जबकि सच यह है कि आज भी रशिया से सबसे ज्यादा तेल और गैस का आयात यही पश्चिमी देश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यही खरीद रहे हैं। जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 100 दिनों में रशिया ने जितना कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों को निर्यात किया, उनमें से 61% सिर्फ पश्चिमी देशों ने खरीदा था। और इसके लिए इन देशों ने रशिया को 60 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए दिए। अब इनसे कोई यह पूछे कि जो 5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं, क्या इसी का इस्तेमाल रशिया ने इस युद्ध में नहीं किया होगा? दूसरा उदाहरण देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर यह लेख पिछले साल 27 अप्रैल को छपा था, जब भारत कोविड की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा था। हेडलाइन थी, दिस इज अ कैटास्ट्रोफ इन इंडिया, इलनेस इज एवरीवेयर। यानी भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीर के साथ यह अखबार लिखता है कि यह तबाही है और भारत में कोविड की महामारी हर जगह है। जबकि इस आर्टिकल में शुरू से लेकर आखिर तक यही बताया गया कि भारत की सरकार कोविड से अपने लोगों को बचाने में नाकाम रही। जबकि सच यह है कि जिस अमेरिका से यह अखबार छपता है वहां कोविड से लगभग 11 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में कोविड से 5.25 लाख लोगों की मौत हुई। सोचिए, इस अखबार ने अमेरिका में कोविड से मरने वाले लोगों की तस्वीरें इस तरह प्रकाशित नहीं की जैसे कि हमारे यहां से की। तीसरा उदाहरण देखिए, यह लेख पिछले महीने 24 तारीख को प्रकाशित हुआ, जिसकी हेडलाइन थी, द न्यू इंडिया एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस अब्रॉड, स्ट्रेनिंग डेमोक्रेसी एट होम। यानी भारत विदेशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, लेकिन अपने ही घर में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को बराबरी का सिद्धांत सिखाते हैं, लेकिन उनके अपने ही देश में अल्पसंख्यकों की अनदेखी होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा जाता है। लेकिन क्या यह सच है? भारत से ज्यादा नस्लीय भेदभाव आज अमेरिका में है और पश्चिमी देशों में आज हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, आप रोज पढ़ते हैं। लेकिन यह अखबार कभी उनके बारे में नहीं लिखता।
इसके अलावा इसी साल 28 मार्च को एक और लेख प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा था, भारत में श्रमिकों और लेबर यूनियंस की हड़ताल से सब कुछ ठप हो गया। जब आपको याद होगा उस दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था और यह भारत बंद फ्लॉप हो गया था। सच यह था कि इस हड़ताल का भारत के मुट्ठी भर लोगों पर जरा सा असर हुआ था, लेकिन इस अखबार में इसने लिखा कि पूरा भारत आज बंद हो गया है, जो कि झूठ था। इसके अलावा 26 जून के एक और आर्टिकल में इस अखबार ने तीस्ता सेतलवाड़ की बहुत तारीफ की थी और लिखा कि उन्हें इंसाफ की आवाज उठाने के लिए भारत में जेल में डाल दिया गया। सच ये था कि तीस्ता सेतलवाड़ पर गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप लगे थे। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के पक्ष का सम्मान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो छापा ही नहीं, और यही चीज नुपुर शर्मा के मामले में भी हुई। नुपुर शर्मा को लेकर इस अखबार ने 11 जून को एक लेख लिखा जिसमें बताया गया कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर क्या विवादित टिप्पणी की, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्होंने ये बात किस सवाल के जवाब में कही और बाकी के लोग उस समय क्या कह रहे थे। इस अखबार ने बड़ी चालाकी से पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक बयान तक सीमित करके रख दिया, यानी आधा सच दिखाया। और ज्यादातर ये जो पश्चिमी मीडिया के अखबार होते हैं ये आधा सच ही आपके सामने रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इस अखबार ने भारत के खिलाफ नया दुष्प्रचार करना शुरू किया हो। 2019 में भी जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था तब इस अखबार ने इसे सिर्फ एक विस्फोट बताया था। बड़ी बात यह है कि इस अखबार में भारत विरोधी बातें इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि इसमें ऐसे पत्रकारों को ही काम पर रखा जाता है जो भारत और भारत सरकार से नफरत करते हो। उदाहरण देते हैं आपको, इसी साल 1 जुलाई को इस अखबार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नौकरी के लिए एक पोस्ट लिखी जिसमें इन्होंने कहा कि हमें लोगों की तलाश है, और ये जो जॉब्स थी ये साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के लिए थी, ये वैकेंसी जो थी, जिसमें इस अखबार ने बताया कि नौकरी के लिए जो व्यक्ति चुना जाएगा उसे दिल्ली में रहकर काम करना होगा। इसके साथ ही इस कंपनी ने उसमें यह भी बताया कि इस नौकरी के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकता है और उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ये खूबियां कुछ इस प्रकार थी, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे उसे भारत विरोधी होना चाहिए, मोदी विरोधी होना चाहिए, हिंदू विरोधी होना चाहिए, दुष्प्रचार फैलाने में माहिर होना चाहिए, और सबसे अहम वो व्यक्ति एजेंडा चलाना जानता हो। और इन सारी खूबियों के साथ अगर वो अपराधी है तो भी न्यूयॉर्क टाइम्स को उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए दूसरी खबर, आज ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने दुनिया भर के देशों की GDP ग्रोथ रेट के अनुमानित आंकड़े जारी किए। जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022 और 23 में अमेरिका का GDP ग्रोथ रेट 1%, ब्रिटेन का 0.3, फ्रांस का 0.7, इटली का -0.2, स्पेन का 1.2, कनाडा का 1.5, जापान का 1.6 और चीन का GDP ग्रोथ रेट 4.4% रहने का अनुमान है। और रशिया का GDP ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में जा सकता है, रशिया का तो बहुत ही -2.3 रशिया का बताया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भारत का ग्रोथ रेट क्या है। जब पूरी दुनिया आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रही है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो जिन्हें आप आधुनिक देश कहते हैं, जिनके वीजा के लिए आप लाइन में लगते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सब देशों में जो GDP ग्रोथ रेट है वो आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा चीन का आ रहा है 4.4, बाकी सब देशों की बुरी हालत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो। अब देखिए भारत कहां पर है। अब आपको भारत की GDP ग्रोथ रेट बताते हैं। इन सारे देशों में, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन सब में भारत GDP ग्रोथ रेट के मामले में सबसे ऊपर है, और वो है 6.1% हमारी GDP ग्रोथ रेट हो सकती है, अनुमानित है। और ये IMF का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं। अब सोचिए, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो पश्चिमी मीडिया के संस्थान हैं, क्या इस बात के लिए भारत की तारीफ करेंगे? क्या ये अखबार ऐसा कभी लिखेंगे? और यही बात आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे देश में, आपने देखा होगा हमारे ही देश में एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे देश में मंदी आ गई है, हमारे देश की हालत बहुत बुरी है, रुपया लगातार टूटता जा रहा है। आपको ये सब लगातार नेताओं के भाषणों में सुनने को मिलता होगा, नेता लगातार टीवी पर आकर ये बात कह रहे हैं। लेकिन आज हमने आपको
IMF का आंकड़ा बताया है, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट भारत का अनुमानित है, जो कि है 6.1%। अमेरिका से ज्यादा है, ब्रिटेन से ज्यादा है, फ्रांस से ज्यादा है, जर्मनी से ज्यादा है, चीन से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है। और जितने देश आपके दिमाग में आते हैं जिन्हें आप शक्तिशाली देश मानते हैं, रशिया को भी इसमें लगा लीजिए, और भी जितने आप चाहते हैं देश गिनना चाहते हैं, सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो भारत का है। ये आंकड़े हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और आज भारत के लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन का 80वां जन्मदिन है। उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 में आई थी और उनकी सबसे नई फिल्म गुड बाय 3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। 52 वर्ष से अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में ऐसे ही लगातार नई नई फिल्मों में नई भूमिकाओं में आते जा रहे हैं। जिस उम्र में बड़े बड़े अभिनेताओं को छोटी छोटी भूमिकाएं करनी पड़ती हैं, उस उम्र में भी अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जबरदस्त एक्टिव हैं। टीवी पर सबसे ज्यादा TRP देने वाले शोज में से एक KBC को आज भी होस्ट करते हैं 80 साल की उम्र में। ट्विटर पर सुपर पॉपुलर हैं। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन सब कामों को करते हुए अमिताभ बच्चन एक मोटिवेटर और एक लाइफ कोच की तरह भी नजर आते हैं। इसलिए आज हमारा विशेषण अभिनेता को लेकर नहीं है, अमिताभ बच्चन की जिंदगी से लाइफ कोच वाली भूमिका का एक बारीक विशेषण आपके लिए करेंगे। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के विद्यार्थियों के लिए चलता फिरता स्कूल है, लेकिन जिंदगी के छात्रों के लिए उनके पास बहुत सारे टिप्स हैं। अगर आप उनके जीवन में झांक कर देखेंगे, इनमें अनुशासन, समर्पण, अनूठापन यानी नयापन और विफलता के बावजूद बार बार उठ खड़े होने की इच्छा शक्ति शामिल है। आज हम आपको 5 ऐसे लाइफ लेसन्स बता रहे हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन के जीवन से आप भी सीख सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 8 साल से 80 साल कुछ भी हो। अमिताभ बच्चन के जीवन का पहला सबक है कि नाकामी और लोगों के खारिज करने से कभी भी घबराएं नहीं। अमिताभ जब इंडस्ट्री में आए तो उनके लंबे कद और लंबे हाथों का मजाक उड़ा। उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। भारी आवाज के कारण ही सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें एक गूंगे की भूमिका दी, जिसमें डायलॉग्स ही नहीं थे। इतने सारे रिजेक्शंस के बावजूद वो घबराए नहीं। नई पीढ़ी को यह बात सीखनी चाहिए कि सफलता 2-4 दिन में नहीं मिलती। अमिताभ बच्चन की जिंदगी से हम सीख सकते हैं, आप डटे रहिए। अगर डटे रहे तो जिन कमियों के लिए आपका मजाक उड़ाया जाता है, वो ही कमियां एक दिन आपकी ताकत बन जाएंगी। आज अमिताभ बच्चन सबसे बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आज हर व्यक्ति उनकी आवाज को पसंद करता है। वो लोग उनके पास जाते हैं अपने बड़े बड़े वेंचर्स में, वो चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन अपनी आवाज उस कमेंट्री के तौर पर किसी भी जगह, चाहे वो फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो, वो दें। और ये वही आवाज है जिसे ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था। अमिताभ बच्चन के फैंस यूं तो हर उम्र के हैं, लेकिन नई पीढ़ी अमिताभ बच्चन को इसलिए जानती है क्योंकि वो बहुत टेक सेवी है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। जिस उम्र में लोग कंप्यूटर को, लैपटॉप को हाथ लगाने से भी डरते हैं, अमिताभ बच्चन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुपर एक्टिव है। जिस उम्र में लाखों लोगों की कमर झुकी हुई होती है, हाथों में बैसाखी पहुंच जाती है, उस उम्र में अमिताभ बच्चन तेज कदमों के साथ चलते हैं। उनकी रीढ़ सीधी रहती है, काम करते हुए भरपूर उत्साह में दिखते हैं। और 80 की उम्र में उनकी जो ये इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, उसका सबसे अहम जो लेसन है वो है कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। अमिताभ बच्चन ने जिस समय इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स का बोलबाला था। उनके सामने टिकना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अमिताभ ने अपनी एक्टिंग और अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी से खुद को इस दौड़ से अलग रखा। किसी को कॉपी नहीं किया, सबसे बड़ी बात, उन्होंने बार बार खुद को री इन्वेंट किया। जिस वक्त बड़े सितारे टीवी पर नहीं जाते थे, टीवी शोज नहीं करते थे, ऐसे में अमिताभ बच्चन ने KBC जैसा शो किया, ऐसा सुपरस्टार जो टीवी के छोटे पर्दे पर आ गया। उन्होंने बाकी सितारों से पहले म्यूजिक वीडियोस करने शुरू किए। इस देश में जब म्यूजिक वीडियोस की शुरुआत हो रही थी, तब वो म्यूजिक वीडियोस करते थे। इसके अलावा अपने जिंदगी की दूसरी पारी में उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण और नए रोल्स किए। ब्लैक, पा, चीनी कम, ऐसी कई फिल्में इसकी मिसाल है। बच्चन की जिंदगी में इतने हादसे हुए कि सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। बचपन में इलाहाबाद में एक सांड ने उन्हें सिर के बल पटक दिया था, सिर में कई टांके आए। फिर जवानी में उनके कंधे की डेल्टॉइड मसल टूट गई, जिसकी वजह से उनका कंधा एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली। कुली की शूटिंग के दौरान दुर्घटना के बाद उनकी जान जाने की नौबत आ गई थी।
इस हादसे में उनके लिवर का 75% हिस्सा डैमेज हो गया था। वर्ष 2000 में उन्हें टीबी हो गई और 2006 में हेपेटाइटिस बी ने उन्हें जकड़ लिया और इसी बीच उन्हें म्यानीथीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी हुई जो ऑटो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। यह खतरनाक बीमारी मानी जाती है और कोविड के दौरान उन्हें 2 बार वो कोविड के शिकार हुए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासित जीवन शैली से हर बार बीमारी को मात दी या उसके साथ समझौता कर लिया, सामंजस्य बैठा लिया। अमिताभ बच्चन बहुत अनुशासित हैं, हमेशा समय पर काम पर पहुंचते हैं। अमिताभ की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है, जीवन में हादसे होते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन बीमारियों की वजह से जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए और काम नहीं रुकना चाहिए। बच्चन की लाइफ का एक और बड़ा लेसन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी आपने हार मान ली तो फिर कोई आपको जिता नहीं सकता। अमिताभ बच्चन की शुरुआत में जो 14 फिल्में थी उनमें से 12 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन वो डटे रहे। दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए, बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद राजनीति छोड़नी पड़ी, लेकिन आरोपों का आखिरी समय तक सामना किया और 90 के दशक में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था ABCL। ये कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हुई, करोड़ों का कर्ज चढ़ गया, सब कुछ गिरवी रखना पड़ा। बच्चन को धीरू भाई अंबानी ने मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मदद लेने की बजाय अपने दम पर कर्ज चुकाने का फैसला किया, यानी वो स्वाभिमानी है। एक कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया हमने AB कॉप के नाम से। बहुत सारी उसमें उलझने आ गई, कर्जे हो गए, 90 से लेकर 100 केसेस हो गए हमारे खिलाफ, कुर्की लग गई घर पे और बैंकरप्ट हो गया था मैं। कई लोग आकर के जो लोग एक ज़माने में काम करना चाहते थे मेरे साथ, वो आकर के मेरे सामने गाली गलौज करते थे और धमकियां देते थे। इन सब दुविधाओं से निकलने के लिए मैं कई बार सोचता था क्या करें, अभी इतनी सारी परेशानियां हैं। रात भर नींद नहीं आती तो जागा रहता था। रात को सोचा कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। मुझे लगा कि मैं एक्टिंग करने आया तो मैं एक्टिंग ही करनी चाहिए मुझे। बात देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। मेरा स्वाभिमान अभियान देश के श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई है और हमें खुशी है कि हमें आपका, पूरे देश का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस अभियान के बाद लोग हमें ऐसे सुझाव भी भेज रहे हैं जो समाज को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब हम आपको आज इस देश के अलग अलग कोनों से आए हमारे ही देश के नागरिकों के, हमारे दर्शकों के कुछ संदेश दिखाना चाहते हैं जो लोगों ने हमें भेजे हैं। अभियान के साथ लगातार लाखों लोग जुड़ रहे हैं और आपको भी देखना चाहिए कि यह अभियान कैसे एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति में तब्दील हो रहा है। सबसे पहले तो सुधीर सर, ब्लैक एंड व्हाइट की सारी टीम, आज तक की सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे भारतवासियों की तरफ से। आज भी जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आज तक जैसे जो न्यूज़ चैनल है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे जो शो है, इसमें ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और ब्लैक एंड व्हाइट में जो जानकारियाँ दी जाती हैं ये सबसे अलग होती हैं, इसीलिए मैं इसे रोज़ देखती हूँ। पहले DNA देखती थी और अब ब्लैक एंड व्हाइट देखती हूँ। और अगर हम बात करें मेरा स्वाभिमान जो मुहिम है, इसमें हम एक छोटा सा बदलाव करके अपना योगदान दे सकते हैं। इसी साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और ग्रेजुएशन में मुझे मौका मिला था इंटर्नशिप करने का। इंटर्नशिप में मुझे ऑफिस में जाने का मौका मिला और मैंने पहली बार वहाँ पे एक्सपीरियंस करा और एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे सब एक दूसरे को सर और मैम कह के एड्रेस करते हैं, जो कि स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है। पर जब मैंने ये देखा आज तक में मेरा स्वाभिमान की मुहिम, तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि हम वहाँ पे जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं या फिर खाना बनाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें हम सर और मैम नहीं कहते, उन्हें हम भैया या फिर दीदी कह के बुलाते हैं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, ये क्यों विडंबना ऐसी है? तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन्हें भैया और दीदी की जगह मैम और सर कह के बुलाए। ये छोटा सा बदलाव है लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सर, मैं आपका पहले DNA देखता था और अब आज तक फिर ब्लैक एंड व्हाइट देखता हूँ। सर, आपके द्वारा चलाए गए इस मुहिम में हमारा पूरा समर्थन है और एक बहुत अच्छी मुहिम है। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो देश के लिए कर रहे हैं, मेरा स्वाभिमान आंदोलन चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बेहद अच्छा है।
ये और कोई न्यूज़ वाले नहीं करते जो आप कर रहे हो। दूसरे न्यूज़ वाले तो बस ये दिखाते हैं कि सेलिब्रिटीज़ कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, और आप गरीबों को बताते हैं। आज के युग में ऐसी मीडिया के माध्यम से और इतने बड़े चैनल आज तक के माध्यम से यदि कोई सामान्य लोगों की बात को पूरे विश्वव्यापी स्तर पर कोई उठाता है तो वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हो जाता है। आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं और इस सामाजिक क्रांति में भागीदार बन सकते हैं। हमारा नंबर है 8657900895। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। क्या खुशी है भाई, तुझ में चमकी चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान।